हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बेंचेस एकेडमी। आई होप आज आप लोगों का जो प्रीलिम्स का पेपर था सीजीपीएससी का वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और अब प्रीलिम्स के बाद हम वापस से जुट जाते हैं हमारी एसीएफ की प्रिपरेशन की तरफ। सो अभी मैंने प्लान किया है कि जो फॉरेस्ट्री का जो पोर्शन होगा, हम सबसे पहले फॉरेस्ट्री पूरा जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद द एग्रीकल्चर पार्ट। ओके, सो दिस इज द 30th लेक्चर और आज के हम अपनी इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सोशल फॉरेस्ट्री की। सो डियर व्यूवर्स, मैं कोशिश करूँगी कि जो भी लेक्चर हो वो छोटे से छोटा हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन प्लस ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस लेक्चर की तरफ और देख लेते हैं कि आज के हम अपने इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर व्यूवर्स, आज के हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सोशल फॉरेस्ट्री को। देखेंगे हम कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, फिर हम उसके बेनिफिट्स को देखेंगे, फिर हम हमारा जो पिछला लेक्चर था एग्रो फॉरेस्ट्री का, तो हम एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री के बीच में कंपेयर करेंगे एंड देन विल वाइंड अप दिस लेक्चर विद द की पॉइंट्स ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री। सो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज द मेन पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर आर द की पॉइंट्स। यहीं से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से डेफिनेटली बहुत अच्छे एमसीक्यूज जो हैं वो डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री की। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब क्या, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है। अगर मैं सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल यानी कि सामाजिक, फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी, तो अगर मैं सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री की बात करती हूँ तो बेसिकली ये एक तरीके से कहा जाए तो लोगों के द्वारा फॉरेस्ट्री को, फॉरेस्ट एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए, है ना, फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए ये जो टर्म है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। तो अगर मैं सोशल फॉरेस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहला जो सोशल फॉरेस्ट्री जो वर्ड है इट वाज कॉइन्ड बाय जेसी वेस्टोबी। ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि जो सोशल फॉरेस्ट्री जो वर्ड है इट वाज फर्स्टली कॉइन्ड बाय जेसी वेस्टोबी। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन या इसके पर्पस की बात करूं तो फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना हमारी डेली लाइफ में, ताकि हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो पॉल्यूशन से ओवरकम करने के लिए, वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित ना हो, राइट। तो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना ही सोशल फॉरेस्ट्री होगी, राइट। अब जैसे मैं और आगे बातें करूं सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में, तो जो फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट अपनाई जा रही है। Now, what do you mean by the term outside the conventional forest? Outside the conventional forest मतलब जो प्राकृतिक वन है ना, जो हमें मदर नेचर से मिली है, उसके बाहर अगर आप जाकर, मतलब आपकी जो रिसाइडिंग एरिया है, जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर अगर आप फॉरेस्ट्री कर रहे हैं ताकि आपको गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सको लोकल पीपल को, तो दैट इज योर सोशल फॉरेस्ट्री। ओके, फिर अगर देखा जाए तो सिंपल वर्ड्स में आप इसे कह सकते हैं कि फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, राइट। तो दिस इज सोशल फॉरेस्ट्री। अगर मैं आपसे ये वाला आप एक बार डेफिनेशन देखिए, फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट। Social forestry is basically what? It is the practice of forestry outside the conventional forest to provide goods and services to the local people. इस पॉइंट पे मैं जोर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा MCQ पूछा जा सकता है। ये डेफिनेशन जो है इट वाज गिवन बाय प्रसाद,
ही वॉज अ फॉरेस्टर थे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है फॉरेस्ट्री में, सोशल फॉरेस्ट्री में, और उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था इन द ईयर 1985। तो ये जो है आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखिए और इसे नोट डाउन कीजिए कि दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय प्रसाद इन 1985। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है, एनसीए जो है, उन्होंने इस सोशल फॉरेस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ओके, सोशल फॉरेस्ट्री, अब देखिए हम ये तो समझ चुके हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है ताकि एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अर्बनाइजेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इस वजह से, राइट, मतलब आप कह सकते हो कि इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एफॉरेस्टेशन, आप ये भी कह सकते हो। ठीक, तो एनसीए ने क्या किया, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने इस सोशल फॉरेस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक आ गई आपकी अर्बन फॉरेस्ट्री, दूसरी हो गई आपकी रूरल फॉरेस्ट्री, और तीसरी हो गई आपकी फार्म फॉरेस्ट्री। तो जो फार्म फॉरेस्ट्री वाला पोर्शन है वो तो हम अपने आज के लेक्चर में ही कवर करेंगे, और रूरल फॉरेस्ट्री का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक, वो हम आज के अपने इस लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। बाकी अर्बन फॉरेस्ट्री जो है इट इज़ क्वाइट वाइड टॉपिक, थोड़ा लेंदी है, तो हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इससे आपको बहुत सारे करंट रिलेटेड टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। ओके, ठीक, तो चलिए अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्म फॉरेस्ट्री के बारे में। तो फार्म फॉरेस्ट्री जो है यहाँ पर अगर मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बता देती हूँ कि जो फार्म्स होते हैं, अगर वहाँ पर आप पेड़ लगा रहे हैं, है ना, कमर्शियल नॉन कमर्शियल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से मतलब क्या हुआ कि आप फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास जगह बच गई तो आपने टीक लगा लिया, सपोज टीक लगा लिया, ठीक, अब आपको पता है कि टीक जो है वो 20 साल बाद बड़ा होगा और फिर आप उससे ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इट इज़ द कमर्शियल पर्पस। मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर जो पेड़ उगाए जा रहे हैं ऑन योर फार्मिंग लैंड, जहाँ पर जगह बची थी, तो आप फॉर द कमर्शियल पर्पस आप यहाँ पर उसका यूज़ कर रहे हो। नॉन कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या हुआ, नॉन कमर्शियल पर्पस जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप फार्मिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सपोज अब आपको छाया चाहिए, है ना, शेड चाहिए, आप वहाँ पर चैन से बैठ के सांस लेना चाहते हैं, धूप काफ़ी हो जाती है फार्मिंग करते करते, तो आपने वहाँ पर नीम का पेड़ लगा दिया ताकि आपको वहाँ पर शेड मिल सके, छाया मिल सके। तो दैट इज व्हाट, दैट इज नॉन कमर्शियल पर्पसेस। अगर आप फॉर एस्थेटिक पर्पस, सुंदरता बढ़ाने के लिए भी आप लगा रहे हो, तो दैट विल आल्सो कम अंडर नॉन कमर्शियल पर्पस। इट मींस व्हाट, कि फार्म फॉरेस्ट्री बेसिकली क्या होती है कि कमर्शियल नॉन कमर्शियल पर्पस से, अगर या इनफैक्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट से, कुछ एरियाज में क्या होता है कि जो गरीब किसान होते हैं तो गवर्नमेंट ही उन्हें सैपलिंग्स दे देते हैं कि लो चलो आप करो, और जो भी रहेगा आप अपने से पैसा जो है वो आप रख लेना। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से, है ना, कि जब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो बढ़ जाए, फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फॉरेस्ट का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। और इससे क्या होता है, गरीब किसान अगर वो टीक लगा रहा है तो आज से 20 साल बाद उसको तो फायदा ही होगा, राइट। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से, जब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ा दिया जाए, या इंडिविजुअल का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना, जैसे पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए और मॉनेटरी गेन्स के लिए, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज फार्म फॉरेस्ट्री। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस जो है वो क्या क्या इंक्लूड करती है। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो है, फर्स्ट जैसे विंड ब्रेक्स को रेस करना, ड्राई फार्म लैंड्स है, ठीक। विंड ब्रेक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये फार्म कर रहे हैं आप, यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं और ये ड्राई लैंड है, तो अगर इस डायरेक्शन से हवा का बहाव बहुत तेज़ी से आ रहा है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर विंड इरोजन हो सकता है, तो सॉइल की जो पूरी जो क्वालिटी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एरिया में ऐसे बाउंड्री की तरह, जहाँ से विंड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे ताकि विंड का जो बहाव है वो कम हो जाए और जो विंड इरोजन हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो विंड ब्रेक्स रेस करना ऑन ड्राई फार्म लैंड्स, तो इससे भी क्या हो रही है कि आप भले ही अपने पर्पसली आप वहाँ पर लगा रहे हो ताकि विंड जो है वो सॉइल की क्वालिटी को ख़राब ना करे, लेकिन फॉरेस्ट तो बढ़ रहा है ना, पेड़ तो बढ़ रहा है ना, तो इट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज सोशल फॉरेस्ट्री, राइट। फिर अब देखिए क्या हो रहा है, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है।
शेल्टर बेल्ट जो है ये विंड ब्रेक टेक्निक का एक नाम है। शेल्टर बेल्ट क्या है? विंड ब्रेक टेक्निक है एक, मतलब जैसे विंड ब्रेक टेक्निक क्या है, शेल्टर बेल्ट है दोनों ही सेम, लेकिन यहाँ पर उसका क्या हो गया, नामकरण हो गया और यहाँ पर आपको पर्पस बता दिया गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि विंड ब्रेक क्या है, शेल्टर बेल्ट क्या है। शेल्टर बेल्ट का पर्पस भी यही है कि आप जो है मेजर जो आपको हिंड्रेंस कॉज हो रहा है ना, जो आपको हडल्स आ रही हैं, अगर आप कुछ भी फार्मिंग कर रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने शेल्टर बेल्ट क्रिएट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लांटिंग अलोंग रोड साइड्स, planting in village common lands and wastelands, planting along railway lines and canal banks, planting small wood lot in farmlands if it is large, planting in foreshore areas of irrigation tanks, reclamation of highly degraded and eroded soils, afforestation of command areas of irrigation projects। तो ये सारी जो है these are the practices जिसको आप social forestry के अंदर include कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास जैसे बहुत बड़ा फार्म लैंड है और आप थोड़े से पार्ट में आप क्या कर रहे हो, आप फार्मिंग कर रहे हो, तो आपने बाकी बचे पार्ट्स में आपने बड़ी बड़ी ट्रीज जो है उनको लगा दिया, तो ये भी सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर जो है ये प्रैक्टिस भी आपके सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर ही काउंट की जाएंगी। तो ऐसे ये सारे जो है ये आपकी सोशल फॉरेस्ट्री के प्रैक्टिसेस है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू मीट द लोकल नीड्स ऑफ फ्यूल, स्मॉल टिम्बर, फॉडर एंड माइनर फॉर। अब टिम्बर की अगर हम बात करें तो बहुत लोगों को टिम्बर में भी कंफ्यूजन होता है। तो अगर हम टिम्बर की बात करें तो टिम्बर क्या है? बेसिकली टिम्बर आर द वुड्स विच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ठीक है। टिम्बर आर द वुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, हाउसेस की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ओके। प्लस और देखिए, अब आप सोशल फॉरेस्ट्री करें तो देखिए कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लोगों की जितनी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, फ्यूल की, फॉडर की, है ना, माइनर फॉरेस्ट्री की, बहुत सारी चीज़ें हमें देता है। तो ये सारी जो जो हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी, ओके। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो फॉडर की बात आ रही है ना, फॉडर की जब बात आती है तो यहाँ पर एक टर्म मैं आपको और इंट्रोड्यूस करती हूँ कि जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर नोन टू बी एज द प्रोटीन बैंक्स फॉर द मिल्क्ड एनिमल्स, ठीक। किस मिल्क्ड एनिमल के लिए जो फॉरेस्ट है, मिल्क्ड एनिमल हो गया या लाइव स्टॉक्स जो हो गए, उनके लिए हम फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन बैंक्स के नाम से जानते हैं। And why is it so? It is because कि forest trees जो होते हैं they are the very good supply of proteins for milk animal and livestock. ओके, सो दैट इज वाई यहाँ से भी आपको एक MCQ, बहुत अच्छा MCQ बनता है। हम MCQs वाले पोर्शन में ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर नोन टू बी एज द प्रोटीन बैंक्स फॉर मिल्क एनिमल और लाइव स्टॉक, ठीक। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करते जाइए, ओके। Next, to provide gainful employment to the local communities, to release cow dung as a manure for increasing agricultural production, right? To develop cottage industries, to utilize the available land according to its carrying capacity, to improve the aesthetic value of an area, सुंदरता बढ़ाने के लिए, okay? So these were the objectives of social forestry. नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। अब कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री अगर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री के बारे में हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि फार्म फॉरेस्ट्री बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इन या अराउंड द फार्म लैंड्स अगर फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, फॉर द कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पसेस, अगर आप गवर्नमेंट की सपोर्ट से कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव उसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ा दिया जाए, या कोई इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन, है ना। अगर उसको नीम के पेड़ की छाया चाहिए तो वो दैट विल कम अंडर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। और अगर उसको मॉनिटरी गेन करना है, अगर उसने सागौन का पेड़ लगा दिया, टीक, तो वो भी क्या होगा? फार्म फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की, विस्तार वानिकी, यानी कि विस्तार वानिकी इट मीन्स व्हाट कि फॉरेस्ट्री अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल फॉरेस्ट, जो प्राकृतिक वन है अगर आप उससे दूर अगर आप फॉरेस्ट्री कर रहे हैं ताकि आप वेजिटेटिव कवर को,
ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सके, तो दैट विल बी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। बट वो मिक्स्ड फॉरेस्ट्री को भी इंक्लूड करेगा, शेल्टर बेल्ट्स को भी इंक्लूड करेगा और लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन को भी इंक्लूड करेगा। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है, व्हाट इज लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। तो अगर मैं लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन की बात करूं तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दीज आर द प्लांटेशंस, ये ऐसे प्लांटेशंस हैं जिनमें फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज को ही लगाया जाता है। These are the plantations of fast growing species. Fast growing species. स्पेलिंग क्लियर कर लेना, ठीक है, करेक्ट कर लेना। Species on linear strips of land. On linear strips of land. है ना। अब ये कहाँ पर करेंगे आप, क्योंकि हम सोशल फॉरेस्ट्री है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो प्राकृतिक वन है वहाँ पर गए, आपने लीनियरली आपने स्ट्रिप्स बना लिए और यहीं पे आपने जो है पेड़ उगा दिए, तो वो तो सोशल फॉरेस्ट्री आएगा नहीं, क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री इज अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल फॉरेस्ट, राइट। तो ये जो आप लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन है ये आप कहाँ करेंगे, इट विल बी डन ऑन द साइड्स ऑफ पब्लिक रोड्स, है ना, ऑन द साइड्स ऑफ पब्लिक रोड्स, कैनाल्स एंड रेलवे लाइन्स। ओके, आपने गौर भी किया होगा, अगर जैसे जो रिंग रोड्स हैं, तो जो रिंग रोड होता है, रिंग रोड के बीचों बीच में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो काफ़ी फास्ट ग्रोइंग होते हैं, मतलब आज आपने लगाए 1-2 महीने बाद आप देखोगे तो वो पेड़ का रूप ले लेता है ना। तो दीज आर द प्लांटेशन, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए और एस्थेटिक वैल्यू के हिसाब से ही वहाँ पर जो है प्लांटिंग की जा रही है। वहाँ पर किसी का कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है कि वहाँ पर आम का पेड़ लगा दो, आम फलेंगे 5 साल बाद तो बेचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम मिक्स्ड फॉरेस्ट्री की बात करें तो डिफरेंट ट्रीज आपने अलग अलग पेड़ लगाए, फॉडर के लिए, फ्रूट के लिए, फ्यूल के लिए और वुड के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप फॉरेस्ट भी डेवलप कर ले रहे हैं, एज वेल एज आपने जो ट्रीज लगाए उनसे आपको फॉडर भी मिल रहा है, फ्रूट भी मिल रहा है, फ्यूल मतलब आम के आम गुठलियों के भी दाम। ठीक, चलिए शेल्टर बेल्ट्स, तो बेल्ट ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स टू प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम विंड, सन, स्नो एटसेट्रा। लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ये कुछ है थोड़ी जानकारी वाली कंपोनेंट है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अब रिहैबिलिटेशन अगर हम सबसे पहले अगर इसको देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो जहाँ से आपको MCQ बन सकता है, तो रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है इट इज एज अ थर्ड component of the interim report of the NCA 1976 suggested reforestation of degraded forest। ठीक, अब यहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन हो रही है डिग्रेडेड फॉरेस्ट का, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इट वॉज स्टार्टेड एज अ थर्ड कंपोनेंट ऑफ द इंटरिम रिपोर्ट ऑफ NCA 1976 की उन्होंने सजेस्ट किया कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन का काम वापस से शुरू होना चाहिए। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ट्रीज लगाए जा रहे हैं टू ग्रो शॉर्ट रोटेशन ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर स्पीशीज, ताकि आसपास के जो लोग हैं उनकी मीटिंग्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके, फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स टू ऑर्गेनाइज फ्यूल वुड सप्लाईज एट रिजनेबल रेट्स एंड सो ऑन। ओके, तो अगर रिहैबिलिटेशन अगर हम देखा जाए तो रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड्स, दैट इज व्हाट रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। तो डेफिनेटली सेटिस्फाइज द रिक्रिएशनल नीड्स ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जंगल सफारी, है ना, जो कि नया रायपुर में डेवलप हुआ है। तो अब देखिए वहाँ पर जो है पेड़ भी लग गए, है ना, और प्रदूषण भी कम हो रहा है, प्लस लोगों का जो है एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, रिक्रिएशन भी हो रहा है। तो दिस इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। ओके, बेनिफिट्स देख लीजिएगा, यहाँ पर एज सच कुछ भी समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार बेनिफिट्स पढ़ लीजिएगा। चलिए,
नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। तो इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री का जो पोर्शन है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर अभी देख लीजिए। एग्रो फॉरेस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज बेसिकली व्हाट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से मिलकर बना है एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताती हूँ, कृषि वानिकी इज व्हाट एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों के समुचित प्रकार से लगाकर दोनों को मतलब फसलों एवं वृक्षों के लाभ प्राप्त करने की विधि को एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी कहते हैं, राइट। तो सेम थिंग इज दैट कि अगर आप किसी एक ही लैंड में, एक पर्टिकुलर लैंड में अगर आप वहाँ पर फसल भी उगा रहे हैं, क्रॉप्स भी ले रहे हैं और वहाँ पर आप ट्रीज भी ग्रो कर रहे हैं, राइट, तो दैट विल कम अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, राइट। अगर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देखें एग्रो फॉरेस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है दैट इज क्रॉप इंटर रिलेशनशिप, रूटिंग बिहेवियर एंड एलोपैथिक इफेक्ट। क्रॉप इंटर रिलेशनशिप तो आपको पता है कि अगर सेम लैंड में आप क्या कर रहे हैं, आप क्रॉप भी ले रहे हैं, लाइव स्टॉक भी है और फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, राइट, तो दैट विल कम अंडर क्रॉप इंटर रिलेशनशिप, ओके। एलोपैथिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एलोपैथिक इफेक्ट जो है इट कंप्लीटली रिफर्स टू द बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वन प्लांट ऑन द अदर। ये हमने ऑलरेडी अपने एग्रीकल्चर वाले लेक्चर में किया हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है वो रिलेटेड है, ओके। तो एलोपैथिक इफेक्ट जो है, एक प्लांट अगर आपने कोई ऐसी दो स्पीशीज लगा ली जिनका आपस में सॉइल की फर्टिलिटी को लेकर, है ना, सॉइल की केमिकल्स या वीड्स को लेकर आपस में क्या है, कंपटीशन है, तो ना तो ये ढंग से ग्रो कर पाएगा और ना ही ये ढंग से ग्रो कर पाएगा, राइट। तो एलोपैथिक इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए भी आपको एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर आप ऐसी क्रॉप ले रहे हैं, साथ में ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जिनका आपस में कंपटीशन है, तो ना तो क्रॉप अच्छे से हो पाएगी और ना ही ट्रीज अच्छे से ग्रो कर पाएंगी, ओके। So that is what that is allopathic effect. It refers to the beneficial or harmful effects of one plant on another plant. Okay? जैसे क्रॉप की स्पीशीज भी आ जाएंगी, वीट की स्पीशीज भी आ जाएंगी, इसमें केमिकल इफेक्ट भी आ जाएगा, फिजिकल इफेक्ट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। अगर हम यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले साइट, है ना, कि आपको कौन सी जगह पे करना है, वहाँ के लोग कैसे हैं, एंड इट शुड नीड और उनकी डिमांड्स को भी आपको देखना पड़ेगा, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इकोनॉमिक कंसीडरेशन की, एग्रो फॉरेस्ट्री में अगर हम इकोनॉमिक कंसीडरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रीज को भी आप इकोनॉमिकली कंसीडर करेंगे एज वेल एज क्रॉप्स। इट मीन्स यहाँ पर जब आप एग्रो फॉरेस्ट्री परफॉर्म कर रहे हैं तो इस लैंड में आपको क्रॉप तो मिल ही रहा है ना। अब यहाँ पर अगर आप ट्री की प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं, यहाँ पर आप नॉन कमर्शियल नीड से नहीं करेंगे, आप यहाँ पर सागौन उगाएंगे, टीक उगाएंगे, ताकि 20 साल बाद आपको वहां से बहुत ही अच्छा आउटपुट मिले। तो दिस इज द मेजर इकोनॉमिक कंसीडरेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ओके। सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंसीडरेशन है दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक रिटर्न्स, है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक रिटर्न्स का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप एस्थेटिक वैल्यू तो आपको मिल ही रही है और जो एनवायरमेंट है वो भी पॉल्यूशन फ्री हो रहा है, एज वेल एज यहाँ पर आपको जो इकोनॉमिक रिटर्न्स है वो भी पॉजिटिवली देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पर अगर हम क्रॉप कंपोजिशन देखें एग्रो फॉरेस्ट्री में तो क्रॉप, ट्रीज एंड एनिमल्स तीनों ही आ सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली ट्रीज का कंपोजिशन होगा। साइट्स ड्राई लैंड्स और फार्म लैंड्स होंगे यहाँ पर जो है वेस्टलैंड हो सकते हैं, कम्युनिटी लैंड, पंचायत लैंड, मार्जिन, मतलब ऐसी कोई भी जगह जहां पर आपको लगता है कि आप उसका परफेक्टली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वहां पर आप फॉरेस्ट्री टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऐसे किसी भी जगह को सिलेक्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कॉपरेशन ऑफ पीपल इज मोस्ट डिफिकल्ट। यहाँ पर जो भी होगा ये प्राइवेटली होगा, यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कॉपरेशन भी नहीं हो सकती। अब अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोग होंगे डेफिनेटली दे विल बी मोर विलिंग टू प्लांट इन अनप्रोडक्टिव बैरन लैंड्स, क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री है, सामाजिक वानिकी है, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत अच्छे से होगा। चलिए नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड।
more research is needed. Similarly, यहाँ पर जो management है, it is simpler than agroforestry and less expertise is needed. Okay. The most important part of the lecture, that is key points. हम सबसे पहले key points को discuss कर लेते हैं. This is the most important part of the lecture. यहाँ से आपको बहुत सारे MCQs जो हैं directly questions पे directly exams में पूछे जा सकते हैं. ओके तो सबसे पहले जो वर्ड सोशल फॉरेस्ट्री है, इट वॉज कॉइन्ड बाय वेस्टोबी एंड इट वॉज यूज्ड इन द 9th कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कांग्रेस इन 1968. राइट. नेक्स्ट, फार्म फॉरेस्ट्री जो है, इट वॉज डिफाइंड बाय NCA in 1976 as the practice of forestry in all its aspects in and around the farms or village lands integrated with other farm operations. Similarly, जो social forestry project phase first है, it was launched during 1981 with the assistance from Swedish International Development Authority (SIDA) from 1981 to 1986. So I guess this is the most important key point from your examination point of view. Okay. Next देखिए, social forestry project phase 2 जो है, it was implemented during 1988-89 to 1992-93. Next point, agroforestry is a collective name for land use systems involving trees combined with crops and or animals on the same unit of land. We have already discussed this. Nair, he was a forester. In 1987, he has classified the agroforestry systems based on the 4 criteria. ओके इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 क्राइटेरिया में इन्होंने एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स को बेस किया. सबसे पहले कि स्ट्रक्चरल बेसिस क्या होगा, फंक्शनल बेसिस क्या होगा, ऑन द सोशियो इकोनॉमिक बेसिस एज वेल एज ऑन इकोलॉजिकल बेसिस. तो हमने सारे एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स को ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है. नेक्स्ट देखिए, टोंगिया सिस्टम. जो टोंगिया वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बर्मिस वर्ड. टोंग मीन्स हिल, या मीन्स कल्टिवेशन, एंड इट वाज कॉइन्ड इन बर्मा इन 1850s. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट अर्लियर. और जो टोंगिया सिस्टम है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रांडिस इन 1890. फर्स्ट टोंगिया प्लांटेशन वर रेज्ड इन 1896 इन नॉर्थ बंगाल. सदर्न इंडिया में टोंगिया सिस्टम जो है, इट इज कॉल्ड एज कुमरी. तो यहाँ से आपको डेफिनेटली इन की पॉइंट से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखिए, एली क्रॉपिंग. तो जो एली क्रॉपिंग है, इट इज ऑल्सो नोन एज हेजग्रो क्रॉपिंग. बेसिकली अगर एली क्रॉपिंग को देखा जाए तो इट इज द कल्टिवेशन ऑफ फूड, फॉरेज और स्पेशलिटी क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज. अगर आपने यहाँ पर ट्री की प्लांटेशन की है इस रो में, इसके बीच में आपने क्या कर दिया, फूड लगा दिया, तो that will come under alley cropping. Shelter belt, we already know what is shelter belt. Wind breaks, silvipasture system is classified into 3 categories. Protein bank, क्या होता है protein bank हमने already देख लिया है. Live fence of fodder trees and hedges and trees and shrubs on pasture, हमने already अपने last lecture में discuss किया हुआ है. Agri-silvopastoral system, ये भी हमने किया हुआ है. Home gardens also called as multi-tier system और multi-tier cropping, ये भी हमने discuss किया हुआ है. ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ है. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया आर 8 in numbers and agroclimatic zones in India are 15 in number. Okay. Next, macro design and diagnosis covers the entire ecological zone within a country. Micro design and diagnosis covers the within or part of the chosen ecological zone. अब ये जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, तो यहाँ पर अगर मैक्रो डिजाइन की बात करें तो ये कंप्लीटली पूरे कंट्री को इंक्लूड करेगा, कवर करेगा. वहीं जो माइक्रो होगा वो एक पर्टिकुलर जोन को कवर करेगा. ओके, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, मिस मत कीजिए. ठीक, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ठीक, कौन से लैंड पे कौन सी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है वो आपको अप्लाई करनी चाहिए, ये आपको इस टेबल में गिवन है. तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, और ये जो है ये कंप्लीटली मगअप करने वाला सेशन है. तो आप देख लीजिए कि कौन से एरिया के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना है. तो डियर व्यूअर्स, अभी के इस सोशल फॉरेस्ट्री लेक्चर में सिर्फ इतना ही.
बाकी आगे हम अपने लेक्चर में अर्बन फॉरेस्ट्री को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द MCQ सेक्शन based on the agroforestry, social forestry and urban forestry. Keep watching and supporting.